लैपटॉप। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। क्या हम लोगों ने पढ़ना है? एटम। तो ऐसा टॉपिक है जो तुम लोग सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, कुछ नया है नहीं इसमें, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं पढ़ी हैं। तो एटम्स, जब पहली स्टडी आई थी कि एटम क्या होता है, जो अभी तुम लोग एटम के बारे में पढ़ते आ रहे हो ना, वो चीजें काफी डिफरेंट है एक्चुअली में। राधे राधे मैम। तो एटम्स के बारे में क्लास 7th 8th से ही पढ़ते आते हैं कि एटम ये होता है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये सब ने इतना सब लोग हम लोग पढ़ते हुए आते हैं। 12th में आके थ्योरीज आती हैं कि कैसे कैसे एटम्स के बारे में डिस्कवरी हुई, कैसे पता चला कि एटम्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, कैसे पढ़ा है एटम, कि एटम के पास क्या होता है, एक अंदर है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस होगा, और जो न्यूक्लियस है वो एक स्मॉल पार्ट में कंजेस्टेड होगा ना, एक स्मॉल से एरिया में, बिल्कुल छोटे से एरिया में बैठा होगा एक हमारा जो न्यूक्लियस है, बिल्कुल सेंटर पे। और जो न्यूक्लियस का वो चार्ज, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन मैम होते हैं, पॉजिटिव न्यूट्रॉन और एंड प्रोटॉन। न्यूट्रल। हाँ, नहीं न्यूक्लियस ये अंदर क्या होगा, देखो अगर मैं एटम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो एटम का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है न्यूक्लियस, उसके बाद हमारे पास होते हैं ऑर्बिट्स, है ना, ये ऑर्बिट्स बोले जाते हैं। फिर ये होता है आपके पास न्यूक्लियस, और ये है ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यस मैम। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। और कुल मिला के बोला जाता है कि एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर उन दोनों की संख्या एक ही होती है, इस वजह से इनकी कैंसिल आउट हो संख्या, जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स नंबर एंड ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं जिनके पास चार्ज होता है ना। यस मैम। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, ओनली न्यूट्रॉन मास। है नो चार्ज, बस मास होता है इसके पास, है ना। तो ये स्टडी हम लोग तुम लोग 7th 8th क्लास से ही पढ़ते आते हैं कि एटम ऐसे होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके पास ये चार्ज होता है। तो ये पढ़ना है कि ये थ्योरी लास्ट में आते आते ऐसे कैसे डिस्कवर हुई, है ना, स्टार्टिंग में कैसे हुई, क्या क्या चीजें डिस्कवर हुई। तो देखते हैं, सबसे पहले जो मॉडल था जो तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना है वो था एक तो रदरफोर्ड मॉडल, और उसके पास बोहर मॉडल। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, वही डिफरेंसेस हैं। रदरफोर्ड ने जो चीजें यूज करी वो करी थी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ना, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेस पे। बोहर ने बोला कि नहीं, यहाँ पर क्लासिकल के रूल्स नहीं अप्लाई होंगे, यहाँ पर किसके रूल्स अप्लाई होंगे, क्वांटम इलेक्ट्रो, है ना। तो क्वांटम यानी जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जो अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करते हैं तो माइक्रो लेवल पे हमारे क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो होगी। तो वहां पर जो बोहर आए उन्होंने हमें क्वांटम मैकेनिक्स
या बोले तो क्वांटम की स्टार्टिंग बताई कि नहीं ऐसे होता है, ऐसी ऐसी चीजें, तब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है कौन से ऑर्बिट में पाया जाएगा, क्या एनर्जी कैरी करता है, कहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी फाइंड करने की। तो ये बेसिक था, है ना, बोहर मॉडल। रदरफोर्ड की क्या क्या ऐसी लिमिटेशंस थी कि ये मॉडल जो है बाद में जाके क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया कि नहीं रदरफोर्ड का मॉडल नहीं है। तो वो क्या क्या चीजें थी वो देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि मॉडल था क्या। 10th क्लास में तुम सबने पढ़ा है रदरफोर्ड मॉडल, अल्फा Yes, पार्टिकल ma'am. Yes, ma'am. है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है जिसमें, और उसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के बारे में। तो देखो रदरफोर्ड का मॉडल से पहले सबसे पहले थॉमसन ने एक मॉडल दिया था जिसको तुमने पढ़ा होगा, ये प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, कि एक वाटरमेलन की तरह होता है हमारा वो एटम, वाटरमेलन की तरह होता है, और जो उसकी वाटरमेलन की शीड्स हैं वो किसकी तरह होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और जो रेड पार्ट है हमारे वाटरमेलन का वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। तो इन्होंने इस तरीके से एटम की न्यूट्रलिटी को बताया कि जैसे हमारे पास वाटरमेलन होता है, ये हमारा एटम है। तो ये मॉडल बिल्कुल रिजेक्ट हो गया। कब रिजेक्ट हुआ, जब रदरफोर्ड का मॉडल आया, है ना, रदरफोर्ड के मॉडल ने इसको रिजेक्ट किया। तो देखो थ्योरी जब तक चलती रहेगी जब तक उसको कोई रिजेक्ट करने वाला नहीं आएगा। तो जब रदरफोर्ड आए तो उन्होंने प्रूव करा नहीं कि जो तुम अगर इस तरीके का एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहे हो, अगर ऐसा एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो जो हमने ऑब्जर्वेशन करी है वो ऑब्जर्वेशंस नहीं आनी चाहिए थी। इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस करी, देखो इन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली, है ना, एक फॉइल ली। ये जो फॉइल था ना, इसका जो अगर मैं थिकनेस बोलूं, ये थिकनेस बहुत ही छोटा थिकनेस था। मतलब ये लगा लो कि ये सिंगल सिंगल एटम से बनी हुई आगे वाली शीट थी, है ना, बहुत थिकनेस बहुत स्मॉल थी, मानो तो 10⁻⁻⁷ मीटर्स के आसपास इसकी थिकनेस थी। इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर अब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड फॉइल से ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे फॉइल से एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ गोल्ड फॉइल से। तो गोल्ड फॉइल ली, इसके बाद क्या किया इन्होंने, यहाँ पर जो है अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट हुई थी। ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल से क्या कराया, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्ट्राइक कराया, है ना, हाँ बम्बार्डमेंट हुई अल्फा पार्टिकल्स की, है ना, इस गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, अब गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स का अब हमें ये देखना है कि अल्फा पार्टिकल्स की ट्रेजेक्टरी क्या जा रही है, क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक यहाँ पर एक वो लगा दी, है ना, एक स्क्रीन लगा दी जिसको हम बोलते हैं जिंक स्क्रीन होती है ये। इस स्क्रीन का क्या काम है, जैसे ही कोई भी पार्टिकल इस स्क्रीन पे स्ट्राइक होगा, है ना, अल्फा पार्टिकल, कोई भी अल्फा पार्टिकल जैसे ही इस जिंक स्क्रीन पे स्ट्राइक होगा, ये हमें एक लाइट शो करेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कोई भी पार्टिकल आके स्ट्राइक किया है। तो इस तरीके से इन्होंने एक पूरे सर्कल में इन्होंने एक ये लगा दी स्क्रीन। तो इस स्क्रीन से हमने देखा कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से डेविएट हो रहे हैं, वो स्ट्रेट पास हो रहे हैं, 90 डिग्री से डेविएट हो रहे हैं, या जो भी है। क्योंकि देखो अगर हमारे पास, मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई भी चीज आ रही है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल है भाई, हीलियम का एटम है ना अल्फा पार्टिकल, तुम्हारे पास यहाँ गोल्ड फॉइल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये समझो कि यहाँ पे ये गोल्ड के एटम्स है, ये गोल्ड के एटम्स है, बहुत थिकनेस कम थी तो सिर्फ समझो कि एक एटम है सिर्फ आगे, ये एक गोल्ड फॉइल है तो यही एटम है, पीछे कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मान लो गोल्ड की ये फॉइल पे कोई भी पार्टिकल आके टकराता है, और मुझे बताओ मैक्सिमम पार्टिकल्स बच्चों बिना डिफ्लेक्ट हुए चले जाते हैं, मतलब जैसे आए, जैसे कि यहाँ देखो, मान लो देखो ये पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये पार्टिकल अल्फा, ये अल्फा पार्टिकल, अब जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं या तो सीधे चले गए, जैसे ये है, ये अल्फा पार्टिकल कुछ आए वो सीधे के सीधे चले गए, ठीक है, कुछ पार्टिकल डेविएट हुए। अब मुझे बताओ अगर मैक्सिमम पार्टिकल, मैं बोल रही हूँ, अगर मैक्सिमम पार्टिकल बच्चों डेविएट हो गए, मतलब सॉरी मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल गए बिना डेविएट हुए, मैक्सिमम पार्टिकल सीधे, इसका मतलब क्या है, मैम वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, विदाउट डेविएट, मतलब कि तुम कभी भी तुम सीधा कैसे निकल सकते हो, जब कोई तुम दीवार के आर पार तो नहीं निकल सकते, कोई खाली ट्रांसपेरेंट एरिया है, एम्प्टी जगह है, सॉरी एम्प्टी जगह है, एम्प्टी स्पेस है, तभी तुम सीधे निकल सकते हो, ना, राइट। तो क्या पाया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर मैं बोलूं 99% ऑफ पार्टिकल्स जो थे वो सीधे निकल गए, है ना।
तो इसका मतलब क्या पाया गया कि जो एटम है उनका मोस्टली जो स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस है। तो सबसे पहले ये फाइंडिंग हुई। ये ऑब्जर्वेशन है ना। ऑब्जर्वेशन क्या है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड थ्रू द गोल्ड कॉइल, मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल अनडेविएटेड चले गए। तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग रिजल्ट क्या फाइंड करेंगे? देखो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आई, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम लोगों ने रिजल्ट निकाले। तो हम लोगों ने फाइंड किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। फिर उसके बाद देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल है उन्होंने बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन दिखाई है। फिर क्या पाया गया? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट रिट्रेस्ड देयर पाथ। अब देखो एक चीज बताओ, कुछ जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखा के चले गए, जैसे ये वाली देखो और ये वाला अल्फा पार्टिकल देखो, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके चले गए। बट जो मतलब कुछ मान लो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था बहुत फ्यू, ये जो अल्फा है ना वेरी वेरी फ्यू है, मतलब 0 पॉइंट कुछ बोलो, ऐसा जो इलेक्ट्रॉन है मतलब अल्फा पार्टिकल है वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट करके गया। 180 डिग्री से मतलब अपने जैसे पाथ से आया था उसी पाथ से वापस चला गया। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हुई। तो अब एक बार बताओ, बहुत कम पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो वापस जा रहे हैं लौट के। इसका मतलब क्या है? देयर आर समथिंग जो उनको रेजिस्ट कर रहा है, जिससे वो रेजिस्ट हो रहे हैं ना। मान लो अल्फा पार्टिकल आए, अब न्यूक्लियस पे भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अल्फा भी कैसा है? पॉजिटिव। यानी देयर इज समथिंग कि रिपल्स, कुछ ऐसा है कि जो उनको रोक रहा है ना, कुछ बाउंड कर रहा है कि वापस जाओ। तो यहीं से ये पाया गया कि जो न्यूक्लियस है, जो उन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो हेयर एंड देयर पुडिंग मॉडल में पाया गया वो ऐसा नहीं है। तो ये क्या पाया गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो एक छोटी सी जगह पे ही है, बहुत स्मॉल छोटी सी जगह पे, और वो भी एकदम कंजस्टेड की तरह बैठा हुआ है। तो उसी से पाया गया कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है और बहुत स्मॉल पार्ट है हमारे एटम का। यानी अगर एटम बहुत बड़ा है तो उसका वेरी छोटा सा पार्ट है हमारा न्यूक्लियस। कुछ पार्टिकल जो है वो स्मॉल डिफ्लेक्शन से करके गए, मतलब वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा पास से टकरा के चले गए, तो वो डेविएट हो गए। तो ये 3 चीजें पाई गई इन तीनों के ऑब्जर्वेशन पे, जो आज तक तुम इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते आ रहे हो कि बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन्होंने, रदरफोर्ड मॉडल ने एक स्ट्रक्चर बताया कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है हमारे एटम्स का। अब हम क्या कंक्लूड कर पाए यहाँ से? देखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। सारा स्पेस तो एम्प्टी है, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि यहीं पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है और ये सब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में भी बहुत सारी शेल्स हैं, आगे पढ़ोगे अभी। अब देखो, अब क्या बोला? देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव चार्ज इन द एटम एंड इट ऑक्यूपाई वेरी लेस स्पेस। क्या बोला गया कि जो भी एक तो जो सेंटर में जो भी छोटे से स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है उसका चार्ज बताया गया कि उसके पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है ना। तो न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है। ऑलमोस्ट होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस इनसाइड एन एटम। तो बोला गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक एटम के बहुत छोटे से स्पेस में एक ही जगह इकट्ठा हो रखा है। और क्या बताया गया कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज कितना है? देखो, न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻⁻ मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज ये बताया गया। हमें न्यूक्लियस का साइज कैसे डिटरमाइन हो गया इस एक्सपेरिमेंट से? नहीं, इससे नहीं हुआ, कैलकुलेशंस हुई हैं भाई, उससे आया है। ठीक, इससे नहीं आया कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट से आ गया, वो कैलकुलेशन मेथड है वहां से आया। ठीक है, वो अभी करेंगे। अब देखो, रदरफोर्ड का ने बोला कि जो एटम है ना वो इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं जैसे कि सन के अराउंड जो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, सॉरी सन के अराउंड जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी के तरीके से जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड हमारा जो न्यूक्लियस है वो रिवॉल्व कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन को देखो, अगर ये न्यूक्लियस के पास चार्ज है पॉजिटिव, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास चार्ज है नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए? अट्रैक्शन होनी चाहिए। यस मैम। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आएगा, है ना। बट एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व करने की इलेक्ट्रॉन को। तो ये बोला गया कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है बिटवीन चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन, ये किस में यूज हो रही है? इलेक्ट्रॉन को कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व कराने में, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो ये 2 चीज है कि उन्होंने यही बोला गया कि जैसे वहां पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो एज उसका उसमें सॉरी किसमें
प्लैनेट्स में। यहाँ पर हमारे पास कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के आसपास राउंड लगा रहे हैं। फिर इनकी लिमिटेशंस क्या आई, इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स पे क्वेश्चन आया कि एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो बार बार इसमें जो तुम्हारे ये जो ऑर्बिट्स हैं इनमें घूमते रहेंगे तो एक पॉइंट तो ऐसा आ जाएगा, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि जो चार्ज पार्टिकल्स है अगर वो एक्सिलरेटेड है, मतलब चार्ज पार्टिकल है और वो घूम रहा है ना, तो वो क्या रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करेगा। Yes, और एनर्जी को अगर वो रेडिएट करेगा तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि उसके पास एनर्जी नहीं बचेगी, और वो कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर चला जाना चाहिए। बट कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी तुमने नहीं देखा होगा, अगर ऐसा होता तो कोई भी मैटर लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। भाई एक तो चांस होगा ना कि कभी तो एनी पॉसिबिलिटी ऐसी हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो जाए न्यूक्लियस में और कोलैप्स हो जाए, क्योंकि अगर मान लो किसी पॉइंट पे अट्रैक्शन फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि उसको अपने पास उसने खींच लिया और हो गया, मतलब डिफ्यूज हो गया पूरा तुम्हारा एटम। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्यों, वो अभी क्या बता बराबर हो प्रोटॉन नहीं, और इलेक्ट्रॉन नहीं, का? नहीं, नहीं, वो समझाएंगे बहुत मॉडल में, है ना। इसकी ये लिमिटेशन थी कि रेडिएटिंग है तो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा। दूसरा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर ही क्यों रहते हैं, है ना, तो ये नहीं बता पाए, वो भी बहुत मॉडल समझाएंगे। दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या कहता है ये सुनो। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या कहेगा कि मान लो तुम्हारे पास कोई गैस है, ठीक है, गैस है, अब गैस को तुमने क्या किया, हीट किया, ठीक है, गैस को तुमने हीट कर दिया। गैस को हीट करोगे तो गैस लाइट इमिट करेगी कि नहीं करेगी, कोई भी गैस करेगी, कोई भी गैस है अगर तुम उसको हीट करोगे बच्चों तो लाइट इमिट करेगी। सपोज करो जब वो हीट करने के बाद कोई भी वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रही है, मैं बोल रही हूँ रेड, सपोज करने के लिए बोल रही हूँ, रेड कर रही है और ऑरेंज कर रही है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इमिशन हो रहा है, सपोज करो ये इमिशन है ना। अब क्या किया तुमने, जब इसी गैस में व्हाइट कलर की लाइट को पास कराया, दूसरा देखो अभी ये गैस से हमने क्या किया, व्हाइट कलर की लाइट को पास करा रहे हैं, व्हाइट कलर की लाइट पास कराई गई, तो हमने क्या पाया कि जब लाइट को यहाँ से व्हाइट कलर की लाइट जब किसी गैस में से पास कराई जाएगी तो हमने पाया कि जो लाइट वेव्स जब निकलेंगी ना उनमें से वही दो लाइट जो है एब्सेंट मिलेंगी जिन लाइट को वो इमिट कर रही है। जैसे यहाँ पे रेड और ऑरेंज को इमिट किया, अब व्हाइट कलर में तो साथ की साथ मिलेंगी लाइट रेज, होनी चाहिए भाई, आई, ठीक है, तो डिस्पर्स हो जानी चाहिए, सारा हमें स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए। बट ये देखा गया कि जब गैस में से व्हाइट लाइट को अगर हमने क्रॉस कराया गया तो वही स्पेक्ट्रा मिसिंग मिला जो कि गैस एब्जॉर्ब कर रही थी, मतलब सॉरी इमिट कर रही थी, ये तो इमिशन हो गया। तो जिस लाइट को गैसेस इमिट कर रही हैं उसी को एब्जॉर्ब भी कर रही हैं। जैसे कि लाइट को जब तुमने पास कराया व्हाइट लाइट को तो उसने कुछ पार्ट क्या कर लिया, गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो कौन सी वेवलेंथ को ही उसने एब्जॉर्ब किया, जिसको इमिट कर रही है, जैसे रेड और ऑरेंज को इमिट कर रही है तो उन्हीं को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी की जो भी वेवलेंथ थी उन सबको इमिट कर दिया। तो ये जो चीज थी उसको तुम्हारे जो रदरफोर्ड मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हीं वेवलेंथ की लाइट जो है वो क्यों मिसिंग है। तो ये तो कुछ ये तीन इनकी लिमिटेशंस थी जो हमारे रदरफोर्ड साहब जो थे ये नहीं प्रूफ कर पाए। मैम इसमें एक डाउट आया था आखिरी वाले में, हाँ, कि अगर मैम वो लाइट जो है वाइट लाइट में से एब्जॉर्ब कर लेती है, तो अगर उसमें हम जितने भी कलर होते हैं विबग्योर वाले, अगर हमने वो पास कराया तो उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेगी वो? सिर्फ उनको एब्जॉर्ब करेगी जिनको वो इमिट कर रही है हीट होने पे। अच्छा, हाँ, ठीक है। हीट होने पे जैसे कोई भी गैस ले लो, अगर वो हीट होने पे रेड ऑरेंज को इमिट कर रही है, इमिट करने का मतलब है जो वेवलेंथ की रेडिएशंस को वो इमिट करेगी, रेड और वेवलेंथ की रेडिएशंस को इमिट कर रही है। अब तुमने क्या किया, इसमें से व्हाइट कलर की वेवलेंथ को पास कराया, व्हाइट कलर में मतलब सारी वेवलेंथ आ गई। जब अब लाइट रेज इमिट होंगी उसके बाद इसमें ये दोनों जो कलर है ना रेड और ऑरेंज वाली वेवलेंथ ये मिसिंग हो जाती है, इसका मतलब इसको लाइट ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये स्पेक्ट्रा होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा, और एक तो इमिशन एटॉमिक। स्पेक्ट्रा हो गया, एक हो गया एब्जॉर्ब, है ना।
कि एब्जॉर्ब कर लिया लाइट को। तो ये दोनों इमिशन, ये स्पेक्ट्रा हैं, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। तो इन दोनों ये दोनों स्पेक्ट्राज हैं, तो ये ना इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर इनकी 3 लिमिटेशंस आ गई। अब बोहर ने क्या, अब अल्फा पार्टिकल, तो ये चीज थी। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म आती है हमारे पास, एक तो होता है हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर और एक होगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ध्यान से देखो, इम्पैक्ट पैरामीटर, ये रदरफोर्ड में ही चल रहे हैं अभी, इम्पैक्ट पैरामीटर एंड क्लोजेस्ट अप्रोच, थ्योरी का चैप्टर है बस, इम्पैक्ट पैरामीटर एंड क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी में देखो, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन पढ़ो, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ये इसका मतलब क्या है, मान लो तुम्हारे पास तुम्हारा न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है, ये तुम्हारा ये न्यूक्लियस है। अब तुम्हारा जो अल्फा पार्टिकल है ना, वो सपोज करो यहाँ से आ रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से तुमने रिलीज किया। अब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अल्फा पार्टिकल। जैसे ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है ना, इन दोनों के अगर तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करोगे, ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी, इसी को क्या बोला गया है, इम्पैक्ट पैरामीटर। अब ये नहीं है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, तो मतलब अगर मान लो यहां से जा रहा है, मान लो ये अब डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, अब ये डिफ्लेक्ट होके यहाँ चला गया। अब तुमसे बोलें कि क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो नहीं, हमेशा जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है वो कहाँ से लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी से। तो जहां तुम्हारे अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, वहीं से न्यूक्लियस से एक एक्सिस खींचो और वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, वही क्या होगा तुम्हारा इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ये नहीं है कि अल्फा पार्टिकल की यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है और तुम परपेंडिकुलर यहाँ पर इसके सेंटर से ही ड्रॉ करोगे, ऐसे नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी से ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहीं से तुम्हें स्कैटरिंग का पता चलेगा। स्कैटरिंग का कैसे पता चलेगा, देखो अगर मान लो इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, अगर मैं कह रही हूँ बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, इसका मतलब क्या है, अगर बी की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, ये न्यूक्लियस है। अगर मान लो यहीं से तुम्हारा अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर रहा है, तो अब तुम्हारे बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई ना। सेम उसी एक्सिस से आ रहे हो जहां पर गोल्ड न्यूक्लियस का सेंटर है ना, जहां पे न्यूक्लियस है उसी एक्सिस से अगर तुम्हारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो उस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो गया, क्योंकि हम तो उसी एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी की। तो यहीं पे इनिशियल वेलोसिटी हो गई अल्फा पार्टिकल की और यहीं न्यूक्लियस, तो इस केस में बी की वैल्यू 0। अब बताओ कि सवाल आ सकता है कि स्कैटरिंग एंगल कितना होगा, मुझे बताओ। अब ये बिल्कुल उसी पाथ से आ रहा है और यही तुम्हारा न्यूक्लियस है, तो क्या ये वापस नहीं रिट्रेस कर जाएगा? यस मैम। तो जब बी की वैल्यू 0 हुई तो तुम्हारा स्कैटरिंग एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। मतलब अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 तो अपने उसी पाथ से वापस होकर चला जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, जितना ये डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना दूर होगा उतना ही स्कैटरिंग एंगल क्या होना चाहिए, पार्टिकल उतना ही स्कैटरिंग एंगल ज्यादा कैसे होगा, 180 तो मैक्सिमम हो गया ना, अपने पाथ को वापस करके चला गया। जितना दूर होगा 0 डिग्री के चांसेस नहीं हो जाएंगे। मान लो तुम्हारा गोल्ड न्यूक्लियस यहाँ पर है और तुम इतनी दूरी से आ रहे हो, मतलब तुमने बहुत ज्यादा दूरी ले ली यहाँ से, तो ये तुम्हारा इम्पैक्ट पैरामीटर तुमने बढ़ा दिया। अब हो सकता है कि जो ये अल्फा पार्टिकल है ये तो तुम्हारे न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया ना, तो अब ये इसको अप्रोच ही ना कर पाए किसी तरीके से, तो जैसा आया है वैसा ही चला जाएगा। तो इस केस में स्कैटरिंग हुई नहीं, तो इस केस में स्कैटरिंग एंगल कितना हो गया, 0 हो गया ना, स्कैटर हुआ ही नहीं, पार्टिकल जैसा आया वैसा ही चला गया। तो इम्पैक्ट पैरामीटर से हम लोग स्कैटरिंग एंगल का पता लगा सकते हैं कि कितना पार्टिकल जो है स्कैटर हो सकता है। मैक्सिमम कितना होगा, 180 डिग्री, कि अगर बिल्कुल न्यूक्लियस की एक्सिस पे ही स्ट्राइक करेगा तो लौट के चला जाएगा। जितना इम्पैक्ट पैरामीटर को दूर रखोगे उतना ही पार्टिकल
बिना रिफ्लेक्शन स्कैटर के चला जाएगा। ठीक है, तो मैम देखो इसमें डाउट आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी में, एक बार आप बता दोगे इम्पैक्ट पैरामीटर में। इनिशियल वेलोसिटी पे कैसे, देखो इनिशियल वेलोसिटी, मान लो तुम्हारा पार्टिकल यहाँ से चला है, ठीक है, तुम्हें बोल रहे हैं कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल चला है, अब वो डिफ्लेक्ट भी हुआ है, जैसे इस केस में यहाँ पर वो इतना डिफ्लेक्ट होके चला गया, तो ये तो इसका स्कैटरिंग एंगल हो गया। अब तुमसे बोलेंगे कि ये तुम्हारा पैरामीटर है इम्पैक्ट पैरामीटर, या ये इम्पैक्ट पैरामीटर है, या ये स्कैटर होके चला गया, ये इम्पैक्ट पैरामीटर है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर तुम्हें हमेशा वो न्यूक्लियस की जो एक्सिस है वहां से, और जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, वो डिस्टेंस होगी इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखें क्या लिख रहा है, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ बी, जैसे कि ये जो है ये लार्ज वैल्यू है, देखो जैसा आया वैसे ही लौट के चला गया, तो बी की वैल्यू अगर लार्ज है तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, डिफ्लेक्शन है ही नहीं, राइट। अच्छा बी मैम वो होगा कि जो सेंटर है न्यूक्लियस का ये बी हो और गया, जो रेस के बीच में अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी इनिशियल जहां से हो, तो मान लो मैं यहीं से ऑब्जर्वेशन ले रही हूँ कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल को नोटिस कर रही हूँ, अब ये तो मेरे लिए यही इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी से अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, न्यूक्लियस की एक्सिस पे। तो ये न्यूक्लियस है, तो इसकी एक्सिस पे अब तुम ऐसे तो नहीं ड्रॉप कर सकते, तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी एक्सिस को ऐसे आगे बढ़ाओ और जस्ट इसके यहाँ पे ऐसे लेके आओ और ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या है, अब जितना एंगल स्मॉल होगा, जितना बी की वैल्यू स्मॉल होगी उतना चांसेस है कि जो पार्टिकल है न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट से होके गुजरे, है ना, उतना चांसेस है कि पार्टिकल उसके क्लोज होके गुजरेगा, और जितना पार्टिकल उसके क्लोज होके निकलेगा उतना ही क्या होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना, बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना डिफ्लेक्शन कम, बी की वैल्यू जितनी कम उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अब बी की वैल्यू 0 मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री का। बाकी के बच्चे, दीपांशी, यस मैम, जतिन, रोहित, जी मैम आगे समझ, रजत मेहरा, रजत आया है, शाश्वत, ठीक है। अब देखो दूसरा डिस्टेंस आता है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखो, मान लो तुम्हारे पास ये न्यूक्लियस, मान लो क्या है ही न्यूक्लियस तो है ये एटम का, अब कोई भी अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, अपनी मस्ती में आ रहा है अल्फा पार्टिकल, इनिशियली इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, पर जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ रहा है अल्फा पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज कर रहा है ना, अपनी एनर्जी को लूज करता जा रहा है, एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक पॉइंट पे क्या होगा कि न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है रिपल्शन का वो क्या हो जाएगा, इस ज्यादा हो जाएगा, है ना, भाई न्यूक्लियस भी तो क्या कर रहा होगा, उसको रिपेल करेगा ना किसी एक अल्फा पार्टिकल को, तो उस केस में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर अल्फा पार्टिकल कहां पर आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई काइनेटिक एनर्जी पे आया, किसी पॉइंट पे रेस्ट हुआ, उसके बाद क्या होगा, वापस उसी जगह से क्या कर जाएगा, लौटना शुरू कर जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताओ कि जहां पर तुम्हारे अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो फुली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो वो पॉइंट हमें बताना है। तो एक बात बताओ, जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ज्यादा होगी उतना क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, ज्यादा होगा ना। मान लो मैंने किसी पार्टिकल को इनिशियली दी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, सपोज करो एक पार्टिकल को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, और यहाँ पर मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ये यहीं तक पहुंच पाया, और यहीं से ये वापस लौटना शुरू कर देगा। अब मैंने किसी पार्टिकल को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, ये पार्टिकल क्या करेगा, थोड़ा सा ज्यादा जाएगा ना, क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो ये इसके इफेक्ट को, न्यूक्लियस के इफेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि इसके पास अभी एनर्जी ज्यादा है।
मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है तो ये भिड़ सकता है कि हाँ ये लड़ लेगा, मेरे पास ज्यादा एनर्जी है तो मैं इसके, ये बेशक रिपेल कर रहा है पर मैं थोड़ा आगे चल लूंगा तो ये चलेगा। बट फिर भी एक पॉइंट तो ऐसा आ जाएगा कि जहां पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कंप्लीटली चेंज कर लेगा। तो बट ये मैं बता रही हूँ कि जितना ज्यादा तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, सॉरी अल्फा पार्टिकल को एनर्जी दोगे, उतना जो ये डिस्टेंस है वो ज्यादा क्लोज कर पाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किस पे डिपेंड करेगा? कंप्लीटली पे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पे ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। भाई तुम जिसको ज्यादा एनर्जी दोगे वो उतनी ज्यादा दूर तक चल पाएगा, समझो। मैम ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये हम एटम के सरफेस से मेजर करते हैं कि जो अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं? देखो वो एट न्यूक्लियस तक तो वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये हम लोग ओवरऑल डिस्टेंस लेके चलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो अल्फा पार्टिकल है ये कहाँ तक पहुंच पाएगा। ना तो वो ऑर्बिट के सरफेस से अंदर, पहले या सरफेस के अंदर घुसेगा? ना तो वो ऑर्बिट तक भी, वो ऑर्बिट तक भी नहीं जाएगा। अच्छा, वो बाहर तक ही, वो बाहर से ही वापस आ जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर की तो बात भूल ही जाओ, न्यूक्लियस के अंदर तो कभी भी नहीं जा सकता। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर लगा लो कि किस पॉइंट पे वो वापस लौटना शुरू कर देगा। ठीक और है। किसका, हाँ बोलिए। और मैम ये अल्फा पार्टिकल था, ये पॉजिटिव होता है कि इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन होता है, ये मुझे डाउट रहता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम का पार्टिकल है, एटम है ये हीलियम का, ये तो हीलियम ये का एटम है। न्यूट्रल होगा? हाँ ये ठीक है। हीलियम का, ये हीलियम का एटम है। तो मैम इसे अगर हम ज्यादा एनर्जी देते हैं तो फिर ये जाता क्यों नहीं है? क्या इन पे पॉजिटिव पॉजिटिव वाला फोर्स लगता है क्या, या क्या होता है अगर देखो हमने इसे हाँ ज्यादा एनर्जी दे पॉजिटिव दी तो? पॉजिटिव का फोर्स लगेगा ना तो लेकिन ये तो दोनों न्यूट्रल पे। होगा ना अगर एटम है तो? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल हीलियम का एटम होता है बट अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये अच्छा। न्यूट्रल नहीं होता, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। थोड़ा एक ही डिफरेंस है दोनों में। हीलियम के एटम का ये आयनाइज्ड वो होता है, इसमें जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज इसके पास होगा। जो हमारी अल्फा पार्टिकल है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ ये पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा। तो एक पॉइंट वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस है कि अल्फा पार्टिकल कितना चल पाया कि जब तक उसकी एनर्जी कंप्लीट, मतलब स्पीड उसकी कंप्लीटली जीरो नहीं हो गई और वो वापस अपने काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। तो वही डिस्टेंस हमें आर निकालना है, डी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन आर, राइट। आर। तो चार्ज किसका होगा? एक तो चार्ज हमारा हो गया अल्फा पार्टिकल का, दूसरा चार्ज हो गया हमारे न्यूक्लियस न्यूक्लियस। का, ठीक है। अब न्यूक्लियस का चार्ज नंबर मान लेते हैं हमारे पास कि इसका जो नंबर है एटॉमिक नंबर मान लो Z है, ठीक है। और चार्ज किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो इसको मैंने ZE लिख दिया। बच्चों Z क्या है? देखो ये नंबर लिखते हैं ना, मान लो मैं ऑक्सीजन लिखूं तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 16, है ना। तो 8 और 16 होगा। तो Z कौन सा नंबर है? 8, है ना। 8। ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 16 तो मास है। तो जो Z है ये बता रहा है कि तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, और प्रोटॉन भी कितने हैं? 8। तो ये जो 8। Z है दिस विल गिव यू द एटॉमिक नंबर, और E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और जो यहाँ पे 2E है बच्चों, ये किसका चार्ज है? अल्फा पार्टिकल का। तो हीलियम को कैसे लिखते हैं? हीलियम को 2 4। तो हीलियम के पास कितना चार्ज है? देखो 2। तो यहाँ 2। पे इसमें कितना लिखा है? एटॉमिक नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज E। तो दोनों को Q1 Q2 की वैल्यू मिल गई, K की वैल्यू ये हो गई, और यही डिस्टेंस हमें निकालना है। तो कितना आ गया ये? 2ZE² 4 pi epsilon naught K। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो काइनेटिक एनर्जी पे ही टोटली डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो कर को देखो एक इस बार। हम फॉर्मूला क्या था लिख लेता है एक बार। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी कर दो। ठीक। ठीक है। देखो सभी फॉर्मूला, क्लोजेस्ट डिस्टेंस और इम्पैक्ट पैरामीटर में थोड़ा सा ही डिस्टेंस है। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
क्लोजेस्ट अप्रोच इसमें से कौन सा डायरेक्शन, कौन सा पॉइंट होगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच? मैम पॉज हो गई आपकी वीडियो। हाँ हाँ, क्लोजेस्ट अप्रोच कौन सा पॉइंट हो सकता है इसमें से मुझे इस वाली लाइन के लिए बताओ जिसके लिए स्कैटरिंग एंगल दिख रहा है ना, क्लोजेस्ट अप्रोच। दोबारा डेफिनेशन पढ़ो। मोमेंटरीली पार्टिकल रेस्ट पे आएगा और फिर क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है? क्लोजेस्ट अप्रोच मैम कैसे b = निकालें? 0। यहाँ पर डायरेक्शंस में बताओ, अगर सवाल में डायरेक्शन में पूछता है कि कौन सा डायरेक्शन है विच इज क्लोजेस्ट अप्रोच, कौन सा है, तो कैसे बनाएंगे? जहां से पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है ना, जहां से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, है ना, वहां यस पर मैम। तुम लोगों को क्या करना है, वहां से जो डिस्टेंस अगर न्यूक्लियस से लोगे वो डिस्टेंस कौन सी कहलाई जाएगी? वो डिस्टेंस होगी तुम्हारी क्लोजेस्ट अप्रोच वाली, ठीक है? क्योंकि उसके बाद पार्टिकल के पास खुद की एनर्जी तो है, काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, वो अपनी एनर्जी को चेंज कर लेगा। तो वो जहां पर मोमेंटरली, जहां पर उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, स्कैटरिंग एंगल जहां से बनेगा, उसी पॉइंट से तुम्हें न्यूक्लियस की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है और वही डिस्टेंस तुम्हारा क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। करो ये। ये होगा पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। और जो ये डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोल दूं? ए। ये क्या है? ये तुम्हारी क्लोजेस्ट है। ये डायग्राम याद रख लेना। काइनेटिक एनर्जी गिवन है। अब देखो इसने बोला है इनर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो इनर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मतलब ये न्यूक्लियस जो होगा किसका होगा? गोल्ड का, ठीक है? गोल्ड का एटॉमिक नंबर पता है? गोल्ड हो गया ना एटॉमिक नंबर, जो Ze था। तो यहाँ पर तुम्हें दूसरा वो Z गोल्ड का लेना है। गोल्ड का भाई याद तो मेरे को भी नहीं, कितना होगा? 79 होता है क्या गोल्ड का? तो ये याद रख लो भाई। वैसे तो जेई में तो देंगे ही, जेई में तो आएगा। जेड की वैल्यू कितनी है? 79। तो 2Ze 4πε0 के की वैल्यू जो थी वो तुमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसको चेंज कर लो। पहले मेगा की वैल्यू, फिर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, बस तो वोल्ट में आ जाएगा। तो मेगा और इलेक्ट्रॉन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, ये याद रखना। मेगा के लिए 10⁻6 लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखेंगे और ये तुम्हारा फिर वोल्ट में आ जाएगा। तो डिस्टेंस शुड बी इन मीटर्स। देखो 10⁻⁻4 मीटर, ये किसकी यूनिट है? 10⁻⁻4। न्यूक्लियस कितने डिस्टेंस पे था? न्यूक्लियस का वो कितना आया था डिस्टेंस? 10⁻⁻15 है ना, और 10⁻⁻14 मीटर। तो ये है, अगर तुम 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रहे हो तब जाके कोई पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस को जस्ट टच करके बाहर आ रहा है, राइट? मतलब रिट्रेस कर ले रहा है।
देखो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता, अगर न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा तो वो बाहर पाथ को रिट्रेस करके आ रहा है ना, ये याद रखना। अब देखो ऑर्बिट्स के बारे में। ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में क्या करता है, ऑर्बिट करेगा डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, है ना, घूमेगा। तो यही बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वहां पर उसको प्रोवाइड करती है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो Fe को Fc के बराबर कर दिया, तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स। ठीक है, ये ई यहाँ पर देखो ये Z भी हो सकता है, ये हमने हाइड्रोजन का एटम लिया है, तो हाइड्रोजन के लिए एटम के लिए हमारे पास Z की वैल्यू कितनी होगी, 1 1 होता है हाइड्रोजन के पास। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर Z की वैल्यू 1 हो गई, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है जिनके बीच में हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। Fc इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv² r के बराबर होगी। तो यहाँ से हम लोग r बता सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। तो E² इक्वल्स टू 4πε0 MeV²। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये याद भी नहीं कर सकते तो कोई नहीं, तुम लोग इक्वल्स टू तो करना ही जानते हो, ये तो बेसिक है। इलेक्ट्रॉनिक फोर्स चार्ज को इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करना है, वहां से आर की वैल्यू आ गई, तो ये आ गई आर की वैल्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस शेल्स में वो करेगा, है ना, कि पहले ये शेल है, फिर दूसरी शेल में जाएगा, फिर तीसरी शेल में जाएगा। जैसे केमिस्ट्री में तो और अच्छे से पढ़ा होगा, पहले कौन सी शेल में जाएगा, एस वाली में, है ना, 1s, फिर उसके बाद 2s, और हो गए, फिर 2p, है ना, फिर उसके बाद 3s में जाएगा, फिर 3p में चला गया, फिर 3d में चला गया। तो देखो हमेशा 2s के बाद 2p आएगा, कभी भी 2p का p का तुमने 1 नहीं देखा होगा, d का तुमने 2 नहीं देखा होगा। तो देखो अब ये ना एनर्जी लेवल है, अगर मैं तुम्हें यहीं पे थोड़ा सा एनर्जी लेवल्स के बारे में बताऊं इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिट, जैसे ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये ऑर्बिट है अलग अलग तुम देख रहे हो। बट अगर एनर्जी लेवल की बात करूं, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी लेवल 1 है ना, एनर्जी लेवल मान लो किसी ऑर्बिट का, किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी लेवल कितना है, 1 है, तो वो कौन कौन सी शेल में जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1s में जा सकता है, चॉइस ही नहीं है उसके पास। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी लेवल मैं बता रही हूँ, जिसका एनर्जी लेवल 2 है, ठीक है, अब वो 2 एनर्जी लेवल पे है, तो उसके पास चॉइस है, वो 2s में भी जा सकता है और 2p में भी जा सकता है, उसके पास दोनों चॉइसेस हैं कि 2s में भी जाओ 2p में भी जाओ। किसी का एनर्जी लेवल 3 है तो अभी उसके पास कितने चॉइसेस हैं, 3s में जाओ, 3p में जाओ, 3d में जाओ। तो अब उसके पास चॉइसेस बढ़ रही हैं, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेंगे हमारे, और ये 3s 3p 3d क्या हो गए, ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हो गए। अब इन ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 2s में जाएगा या 2p में जाएगा, बताओ पहले किस में भेजते हो, अगर सबसे पहले कौन सी शेल फिल करते हो, 2s करते हो ना। यस मैम। ये पहले हम लोग 2s फिल करेंगे, उसके बाद हम लोग 2p पे जाएंगे। तो ये सब आगे जब तुम क्वांटम पढ़ोगे ना तो उसमें इसका पूरा रीजन देते हैं, उसमें कपलिंग होती है, LL और JJ कपलिंग के नाम से मतलब पढ़ोगे जब, वहां पर इसका पूरा रीजन होता है कि पहले S में ही क्यों जाता है ना, फिर उसके बाद P में ही क्यों जाएगा। तो ये है कि एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग तुम लोगों की शेल्स डिफाइन है, और उन्हीं शेल्स में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। अब रेडियस, अब ये पता लगा, ये कैसे पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस रेडियस में है, तो देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज तो उतना ही है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है मुझे बताओ, एनर्जी तो है इलेक्ट्रॉन के पास, जितनी एनर्जी होगी उसके पास उतनी वेलोसिटी रहेगी। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, अगर कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली सोचें, इलेक्ट्रॉन के पास मैं बोल रही हूँ एनर्जी लेवल 1 है 2 है 3 है, ये एनर्जी आ कहाँ से रहेगी इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास मतलब वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, जिसे तुम बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, है ना। तो ये चीज होती है। तो अगर जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो इसमें आएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होगी वो उतने हायर एनर्जी लेवल्स पे पहुंच जाएगा, जिसे तुम बोलते हो एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब है, ठीक है। तो रेडियस यहाँ से निकाल लोगे, E²/4πε0 MeV², दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद।
इतना समझ आया? आर की वैल्यू तक कुछ नया है नहीं, बस को बराबर किया है। ठीक है, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है। देखो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है हाफ एम वी स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करा, ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे पुट करो। ये यहाँ पे देखो क्या करो, हाफ एम ई, देखो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, कितना हो जाएगा वी स्क्वायर की वैल्यू, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ई आर, है ना। आर को यहाँ ले आई, वी स्क्वायर को वहां ले गई, तो एम ई से एम ई कैंसिल हो गया, तो कितना आई, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे पास हाइड्रोजन एटम की, कि हाइड्रोजन एटम के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की, कितना होती है, के क्यू बाई आर इंटू क्यू। तो दोनों, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दूसरा न्यूक्लियस का चार्ज। तो हाइड्रोजन एटम की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ई लिखा जा रहा है। यू की वैल्यू कितनी होगी, देखो माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हो गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो फर्स्ट वैल्यू थी ये थी काइनेटिक एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है, अपने वो वाला याद करो चैप्टर ग्रेविटेशनल वाला, उसमें नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी क्या शो करता था, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी। बोलो, आवाज आ रही है किसी को? तो ऐसे चुपचाप क्यों बैठे, ना सवाल पूछ रहे ना कुछ, मुझे लग रहा है मैं तो गाना गाती जा रही हूँ। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी उसमें भी तो आती थी, ग्रेविटेशनल एनर्जी में भी नेगेटिव आती थी। तो हम क्या बताते कि बाउंडेड स्टेट में है ना, ये हमेशा क्या बताता है, बाउंडेड स्टेट है, यानी फोर्स कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, और जो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ये बाउंडेड है। ये ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट से बाहर एक फ्री लूप की ऑर्बिट में घूमेगा, ये फ्री है, नहीं, ये बाउंड है इस ऑर्बिट में घूमने के लिए, अगर घूमेगा तो ये क्लोज्ड लूप में ही घूमेगा। तो ये तुम्हारी बाउंडेड स्टेट को दिखाता है नेगेटिव साइन। ठीक है, अब टोटल एनर्जी अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो इसके अगर तुम फॉर्मूले याद कर पाओ तो वेरी गुड है, अगर फॉर्मूले ना याद कर पाओ ना तो ये याद रख लेना कि एफ ई इक्वल्स टू एफ सी करना है, वहां से तुम्हें आर और वी के बीच में रिलेशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर पता है, अब पता है फिर अगर v की वैल्यू चाहिए तो आप वहां r वाले इस वाले इक्वेशन से v की वैल्यू रख दोगे। उसके बाद तुम्हें पता है टोटल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है के क्यू बाय आर, तो मतलब r की वैल्यू रखनी है जो तुमने ई स्क्वायर वाली फाइंड करी है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और इनकी टोटल एनर्जी आई, टोटल एनर्जी किसमें आई, देखो नेगेटिव में, ई इक्वल्स टू नेगेटिव ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड है। अब देखो इफ अगर ये एनर्जी पॉजिटिव होती तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोज्ड ऑर्बिट को फॉलो नहीं करेगा, बट अगर नेगेटिव है तो दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड स्टेट में है। ये इनके बीच में रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी जो कि उल्टी लिखी हुई है। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ एक बार, फिर आगे बढ़ूंगी। देखो बोहर मॉड्यूल जब पढ़ोगे ना बोहर वाला तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए एक बार जो भी चीजें हैं छोटी छोटी ये देख लो।
बोलो सब। क्लियर है मैम? डन मैम। डन है तो करिए ये सवाल। हो गया। क्या आंसर आया? रेडियस एंड वेलोसिटी बतानी है। देखो क्या कह रहा है कि ये पाया गया कि एक हाइड्रोजन एटम में से is required to separate a hydrogen atom into a proton and electron. Calculate the orbital radius and the velocity of electron in an hydrogen atom. तो ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो किसी हाइड्रोजन एटम में से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हमें सेपरेट करना है तो जो एनर्जी चाहिए वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो हमें बताना है कि रेडियस और वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी लिख दी हमने कि भाई टोटल एनर्जी है जो हमारे हाइड्रोजन एटम की वो इतनी है
इतनी एनर्जी है जो है हमें रिक्वायर्ड है। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू हमने टोटल एनर्जी की निकाली थी। तो यहाँ से आर मिल गया, आर की वैल्यू आ गई ये, और वी और आर में हम लोगों ने रिलेशन निकाला है कि आर होता था E/4πε0 m v स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ गई, तो वी को उठा के यहाँ रख दो, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू E/4πε0 m आर। तो ये v स्क्वायर है, v की वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू का क्या कर दोगे, रूट कर दोगे, और ये ई स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों वैल्यू। तो इस पूरी टर्म की रूट कर दोगे तो यू विल गेट इतनी वेलोसिटी। तो देखो 10⁶ मीटर पर सेकंड में जो है इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है। Found experiment that the energy is required to separate an hydrogen atom into proton and electron. Calculate the orbital radius and velocity in the hydrogen atom. ठीक है भाई, तो सिर्फ फॉर्मूलेज हैं। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा कि भाई इतने अगर मुझे एक हाइड्रोजन एटम को सेपरेट करना है, देखो एटम किससे बना हुआ है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दिया तो वो अलग अलग हो गए, प्रोटॉन ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस ये सेपरेट करने के लिए ये एनर्जी चाहिए, तो ये टोटल एनर्जी हो गई। तो ये टोटल एनर्जी को लिखा तुमने, यहाँ से आर की वैल्यू और वी की वैल्यू विल गेट फाइन। रदरफोर्ड के मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा क्या, आर की वैल्यू का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये दोनों हमारी टोटल एनर्जी। ये हम लोगों ने यहाँ पर आज समरी पढ़ी है इसकी, ठीक है। yes, हाँ, तो ये तुम्हारा पूरा रदरफोर्ड का मॉडल था। 3 ही फॉर्मूले हैं, ये जो समरी है ये तुम्हारा पूरा लास्ट है, ये समरी पढ़ी। अब सिमिलरली इसके बाद आता है हमारा बोहर मॉडल, ठीक है। देखो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, पूरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन एटम। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा बोहर मॉडल है। देखो बोहर मॉडल का एक बार देख लो कि इन्होंने क्या बताया, बेसिक्स। शॉर्ट कमिंग्स क्या थी रदरफोर्ड मॉडल की, इन्होंने बताया कि अगर देखो, अगर हमारा कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूसली जो रेडिएशन है उन्हें इमिट करता रहेगा, अगर ऐसा है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी तो डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज होने के बाद क्या है, इसको न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए, जिसकी वजह से अगर ऐसा होगा तो जो एटम है वो अनस्टेबल होगा, है ना। ये बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। ये CEMT क्या है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि ये कहती है कि एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल कॉन्टिन्यूसली इमिट रेडिएशन। क्या कहती है CEMT, कॉन्टिन्यूसली पार्टिकल इमिट रेडिएशन, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये अब बोहर मॉडल ने देखो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉस्टुलेट्स दिए। इन्होंने क्या पॉस्टुलेट्स दिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्टेन ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेंगे, और जब वो उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे वो विदाउट इमिटिंग एनी रेडिएशन एनर्जी, मतलब कोई भी जो एनर्जी है वो रेडिएट नहीं होगी, ठीक है। दीज ऑर्बिट हैव कांस्टेंट एनर्जी एंड रेडियस। इन्होंने क्या बोला कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ही एनर्जी होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के पास अगर पर्टिकुलर कोई एनर्जी है, मान लो इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी है 1, ठीक है, अगर उसके पास 1 एनर्जी है तो वो इसी ऑर्बिट में ही मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास 2 एनर्जी है वो किसी और ऑर्बिट में मूव करेगा। तो उन्होंने बोला वो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग, मतलब जो ऑर्बिट की एनर्जी है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के साथ रेजोनेट करती है तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिट में मूव करेगा। इसका मतलब क्या है, देखो इसे ऐसे समझो कि ऑर्बिट है ना, यही एनर्जी लेवल्स हैं, समझो ये ऑर्बिट है, दीज आर द एनर्जी लेवल्स। अब इलेक्ट्रॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन मान लो इस ऑर्बिट में पाया गया, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो इस ऑर्बिट की होगी,
अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में पाया गया तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो इस ऑर्बिट की होगी। तो यही बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ स्टेबल ऑर्बिट्स में ही मूव करेगा, कुछ ही ऑर्बिट्स होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, और जब वो रिवॉल्व करेगा तो कोई भी एनर्जी है उसको इमिट नहीं करेगा, कोई एनर्जी इमिट नहीं होगी। और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जब तक वो उस ऑर्बिट में है उसी कांस्टेंट एनर्जी के साथ ही मूव करेगा। अगर पर्टिकुलर ऑर्बिट में है और उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअसली जो एनर्जी है वो वही रहेगी जो उस ऑर्बिट की है। ठीक है, अब सेकंड पॉस्टुलेट क्या था, तो इन्होंने बोला कि वो कौन सी ऑर्बिट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करेंगे। ऐसी क्या कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करने चाहिए। तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा। देखो L इक्वल्स टू, इन्होंने बोला n क्या है, इंटीजर मान लो अभी के लिए, तो n इज इंटीजर, तो n एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। अगर उसका तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इसके इंटीग्रल मल्टीपल के अलावा इस इंटीजर के मल्टीपल के बराबर है तो उसी में ही तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे। तो ये तुम्हारी L क्या है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। तो क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली अराउंड दीज न्यूक्लियस in which the orbits of the which angular momentum is some integral multiple of h upon 2 pi। तो L की वैल्यू NH अपॉन 2 पाई लिखी। L की वैल्यू क्या हो गई, MVR। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका मास है, ये इनके बीच की रेडियस और ये इसकी वेलोसिटी। तो कितना हो गया तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम, MVR। H प्लैंक कांस्टेंट है। तो इन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये होना चाहिए। तो इन्होंने बस दो पॉस्टुलेट्स दिए अपने, तीसरा वो ट्रांजिशन वाला है। तो ट्रांजिशन वाला क्या है कि मान लो जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर लेवल पर है, मान लो जैसे मैं इसको बोलती हूँ शेल्स को KLMN शेल्स, पुराने लेवल पे जाते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो इलेक्ट्रॉन अभी इस पे है, सबसे इस वाली पे, छोटे वाली पे, सबसे जो क्लोजेस्ट है, इसको अगर ऊपर वाले पे जाना है ना, कहते हैं ना एक्साइटेड हो गया तो दोबारा जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाली शेल्स में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, उसने एनर्जी कहीं से तो गेन करी तभी वो ऊपर जा पाएगा ना। एनर्जी को गेन करना जरूरी है तभी तो वो दूसरी ऑर्बिट्स में जाएगा। देखो एक चीज सुनो, मान लो तुम्हारे पास ये ऑर्बिट्स हैं, ये दो ऑर्बिट हैं, मैं दो ऑर्बिट्स लेके चलती हूँ। अभी इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, अब क्या होगा अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के पास कहीं से एनर्जी आ गई है ना, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई तो इलेक्ट्रॉन अब इस वाली ऑर्बिट में मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसके पास इस ऑर्बिट की तो एनर्जी है नहीं, जो इस एनर्जी होनी चाहिए इस ऑर्बिट की। अब इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट की तरफ भागेगा। कौन सी ऑर्बिट की तरफ, जो अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन फिर उस वाली ऑर्बिट के पास चला जाएगा क्योंकि अब उसके पास एनर्जी ज्यादा है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इस दूसरी वाली पे, अब कुछ ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो लूज हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो गई तो अब दोबारा इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑर्बिट में नहीं स्टेबल हो सकता, तो इलेक्ट्रॉन अब फिर से इस ऑर्बिट को छोड़ेगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की अब ये ऑर्बिट नहीं रहा, तो वापस से इलेक्ट्रॉन अपने वापस वाले घर में आ जाएगा जहां पर उसने एनर्जी को लूज किया। तो ये चीज है, ये इसने बताया थर्ड पॉस्टुलेट। क्या बताया कि ट्रांजिशन करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को या तो एनर्जी का गेन होगा या एनर्जी का लॉस होगा। जैसे कि इनिशियल स्टेट यहाँ थी, फाइनल स्टेट ये तो देखो इसने एनर्जी को लूज किया, फोटोन, तो ये फोटोन इमिट कर दिया। अब ये फोटोन जो इमिट हुआ है, बच्चों एक बात बताओ, इसकी एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, यही फोटोन ही तो एक एनर्जी है। इन दोनों स्टेट की डिफरेंस के बराबर ही तो होगा। मान लो ये एक ऑर्बिट है, ये एक एनर्जी लेवल है, मैं मान रही हूँ इसका जो एनर्जी है वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक लेवल है जिसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पहले अब इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया यहाँ से यहाँ आने के लिए, तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी को लूज करेगा। एनर्जी लूज कैसे होगी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटम एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार वो एनर्जी क्या है, फोटोन, वो फोटोन लूज करेगा।
अब इस फोटोन के पास भी एनर्जी होती है एच न्यू जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो एच न्यू एनर्जी है ये किसके बराबर होनी चाहिए बताओ? इनिशियल एनर्जी और ये फाइनल एनर्जी, यानी 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये फोटोन लूज करेगा ये इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर करेगा। तो यानी अब इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो ये इसी वाली ऑर्बिट में आके स्टेबल हो पाएगा। समझ गए? तो इमीडिएट रेडिएशन जो होगी उसका एनर्जी कितना होगा? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ठीक है, इस केस में इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, तो जिसमें से जो ज्यादा हो वो माइनस कर देना। तो ये 3 पॉस्टुलेट है, बताओ ये तीनों पॉस्टुलेट समझ में आए? कंप्लीटली थ्योरी है। पहला तो ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे कुछ ही ऑर्बिट्स में करेंगे, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, पहला। दूसरा क्या बताया कि जो ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व करेगा उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसी इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, जो कि h/2π है। तीसरा क्या बताया? ट्रांजिशन करते वक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? या तो एनर्जी लूज करेगा या एनर्जी को गेन करेगा। जिस एनर्जी को गेन या लूज करेगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के डिफरेंस के बराबर। ये 3 चीज उन्होंने बताई। ये 3 पॉस्टुलेट्स हैं हमारे बोहर मॉडल। ठीक है भाई, अब आगे नहीं पढ़ाती हूँ, आगे अगली क्लास में करेंगे। होमवर्क ले लो, कल तो टेस्ट है ना तुम लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। हाँ, तो तुम्हारा होमवर्क है कि इसके एक बार डीपीपीस देख लेना। ओके मैम। तो ये शिवम को कभी स्क्रीन शो नहीं होती है। नहीं नहीं, एटम दूसरा चैप्टर है भाई, एटम इज डिफरेंट। तो होमवर्क है, इसकी डीपीपी सॉल्व करनी है, और अगली जो डाउट क्लास होगी फिजिक्स की उसमें हम लोग एरर्स पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को परेशानी आ रही है एरर्स में। ठीक है, यस मैम। तो अगली क्लास जो होगी उसमें एरर्स को मैं एरर्स पढ़ाऊंगी उसमें। ठीक है, चलो ओके मैम, बाय मैम। बाय एवरीवन। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, गुड नाइट मैम।